हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। स्टूडेंट, आज 11th अकाउंटेंसी में हम क्वेश्चन बैंक में यूनिट नंबर 3 के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके पहले वाले जो 2 वीडियो थे उसमें हम फर्स्ट और सेकंड यूनिट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को कर चुके हैं, उसको समझ चुके हैं। आज हम तीसरी यूनिट लेन देनों का अभिलेखन भाग 1 इसके ऑब्जेक्टिव को समझने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव में विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, सत्य सत्य, एक वाक्य वाले क्वेश्चन रहते हैं। अभी हम सबसे पहले इस लेन देनों का अभिलेखन भाग 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सबसे पहला दिया है कि प्रलेख जिसके आधार पर पुस्तकों में लेखा किया जाता है। ये पुस्तकों में लेखा मतलब जर्नल में लेखा किस आधार पर किया जाता है? तो लेखांकन में कोई सा भी जो लेखा या व्यवहार को पुस्तकों में जो लिखने का जो आधार होता है वो होता है प्रमाणक, या उसे हम बोलते हैं, अंग्रेजी में हम बोलते हैं वाउचर। ठीक है, जो भी रसीदें होती हैं उनके आधार पर ही पुस्तकों में लिखा गया है। बिना प्रमाणक का कोई भी जो लेखा होता है वो मान्य नहीं होता, तो प्रमाणक होना जरूरी होता है। दूसरा है वित्तीय लेन देन के लिखित साक्ष्य को क्या कहते हैं? वित्तीय लेन देन, व्यापार के अंदर जो भी लेन देन होते हैं और पुस्तकों में उन्हीं लेन देन को लिखा जाता है जो कि वित्तीय प्रकृति का होता है। तो जो भी वित्तीय लेन देन का जो साक्ष्य मतलब सबूत, तो वो सबूत कैसा होगा? लिखित। तो उस लिखित साक्ष्य को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं मूल प्रलेख। वित्तीय लेन देन के जो लिखित साक्ष्य होता है उसे हम बोलते हैं मूल प्रलेख। मतलब मूल प्रलेख, जैसे आपने बैंक में पैसा जमा किया तो उसकी पर्ची आपको मिलती है, काउंटर फाइल, वो मूल प्रलेख है। आपने पुस्तक खरीदी और उस आपने जो पैसा दिया उसके बदले आपको जो रसीद मिलेगी वो है मूल प्रलेख। मतलब आप जब भी कोई व्यवहार कर रहे हो, फर्स्ट टाइम क्रेता और विक्रेता के बीच में जो कागज का लेन देन होता है वो मूल प्रलेख कहलाता है। तो वो जो भी रसीदें होती है वो सब मूल प्रलेख है। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रमाणक जिनका संबंध रोकड़ से नहीं होता। भाई प्रमाणक मतलब वाउचर, और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक रोकड़ और दूसरा गैर रोकड़, एक नगद और दूसरा उधार। तो नगद व्यवहारों के लिए नगदी प्रमाणक होते हैं, रोकड़ प्रमाणक बोलते हैं, और उधार व्यवहारों के लिए गैर रोकड़ प्रमाणक होते हैं। तो यहाँ पर प्रमाणक जिनका संबंध रोकड़ से नहीं होता तो वो कौन सा होता है? उसको हम बोलते हैं हस्तांतरण प्रमाणक। आपको गैर रोकड़ लिखा हुआ नहीं मिलेगा। कौन सा कहलाता है वो? हस्तांतरण प्रमाणक। क्योंकि प्रमाणक 2 प्रकार के होते हैं, एक रोकड़, दूसरा गैर रोकड़। रोकड़ में डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर ये होते हैं, है ना। और उधार या जो गैर रोकड़ प्रमाणक होते हैं उसमें हस्तांतरण प्रमाणक होते हैं। इस प्रकार से अलग अलग टाइप होता है। चौथा नंबर का क्वेश्चन है हमारे सामने, जमा पत्रक बनाया जाता है। जमा पत्रक मतलब क्रेडिट नोट। अब ये जमा पत्रक कब बनाया जाता है? जैसे आपने माल जो विक्रय किया है, तो मान लो आपने ए को माल बेचा, तो आप क्या लिखोगे? आपने ए को 10,000 रुपए का माल बेचा, तो हम एंट्री करते हैं ए डेबिट विक्रय खाते से, ठीक, उधार बेचा, तो ये हो गया 10,000। मतलब ए का खाता 10,000 से डेबिट हुआ। अब आपने जो 10,000 का माल बेचा उसमें 1,000 रुपए का माल खराब निकला, तो ए जो है आपको 1,000 रुपए का माल वापिस करेगा। तो माल आपके पास वापिस आ रहा है, विक्रय वापसी खाता डेबिट ए से 1,000 रुपए का माल आपका वापिस आ गया। मतलब पहले आपने ए को जो माल बेचा था 10,000 से ए का खाता डेबिट हुआ, मतलब आपको ए से पैसा लेना था। ए ने 1,000 का माल वापस कर दिया, तो ए का खाता आपने 1,000 रुपए से क्रेडिट कर दिया, विक्रय वापसी आया। ठीक है, तो जमा पत्रक बनाया जाता है क्रेता द्वारा, विक्रेता द्वारा, रोकड़िया द्वारा या बैंक द्वारा। तो यहां पर आपने माल बेचा था तो विक्रेता के द्वारा जमा पत्रक बनाया जाता है। जमा पत्रक का मतलब होता है कि आपने ए को बोल दिया कि भैया तूने जो माल वापस किया था उससे हमने तेरे खाते को 1,000 रुपए से क्रेडिट कर दिया है, जमा कर दिया है। ये कहलाता है क्रेडिट नोट। क्लियर? और जो क्रय वापसी होता है, खरीदा हुआ माल जो वापस करते हैं उसके लिए डेबिट नोट बनता है। यहीं पर हम बता दें कि डेबिट नोट क्रेता के द्वारा बनाया जाता है और
जो क्रेडिट नोट है विक्रेता के द्वारा बनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा समीकरण सही नहीं है? तो कौन सा समीकरण सही नहीं है? पूंजी बराबर संपत्ति या ऋण दायित्व। पूंजी में से पूंजी कैसे निकाली जाती है? तो संपत्ति में से दायित्व आप माइनस करोगे तो पूंजी निकल आती है, तो ये समीकरण तो सही है। फिर है पूंजी प्लस दायित्व बराबर संपत्तियां, ये तो ओरिजिनल समीकरण है। संपत्तियां बराबर दायित्व ऋण पूंजी, और संपत्तियां बराबर संपत्तियों में से पूंजी माइनस करेंगे तो दायित्व, ये भी सही है। लेकिन ये वाला जो समीकरण कहीं से कहीं तक सही नहीं बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि ये और ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व, और यहां आ रहा है कि संपत्ति बराबर दायित्व ऋण पूंजी। ओरिजिनल समीकरण हमारा ये है और गलत समीकरण ये है, और इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर आएगा सी। हमारा जो आंसर क्या आ रहा है? सी। निम्न में से कौन सा समीकरण सही नहीं है? तो सी समीकरण सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का दिया है कि परंपरागत पद्धति के अनुसार खातों को बांटा गया है। तो परंपरागत जो खाते हैं दो प्रकार से लिखे जाते हैं, एक आधुनिक पद्धति के अनुसार और दूसरे परंपरागत पद्धति के अनुसार। तो परंपरागत पद्धति के अनुसार खातों को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो प्रकार की विधियां हैं, है ना। खातों को दो प्रकार से बांटा गया है। खातों के प्रकार, तो उसके दो आधार हैं। एक कौन सा आधार है? एक आधार है परंपरागत और दूसरा आधार है आधुनिक। ठीक है। परंपरागत तरीकों में खातों को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है व्यक्तिगत, दूसरा होता है वास्तविक, और तीसरा होता है नाम मात्र। ये 3 प्रकार होते हैं परंपरागत में। और आधुनिक जो होता है उसमें खातों को 5 भागों में बांटा गया है। आधुनिक में खातों को कितने भागों में बांटा गया है? 5 प्रकार में बांटा गया है। 5 प्रकार में, और इसमें 3 प्रकार में। अब ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं? तो इन 5 प्रकारों में यदि हम देखें, थोड़ा सा मैं इसको लंबा करके आप लोगों को बता दूं कि आधुनिक में खातों को 5 भागों में बांटा गया है। एक होता है पूंजी, ठीक है। एक होता है दायित्व, एक होता है संपत्ति, एक होता है व्यय, और होता है आय। इस प्रकार से को 5 भागों में बांटा गया है। पूंजी, दायित्व, संपत्ति, व्यय और आय। तो ये जो आधुनिक है इसके अनुसार खातों को 5 भाग में बांटा गया है। ये होते हैं 5। और परंपरागत पद्धति में खातों को 3 भागों में बांटा गया है। ये होते हैं व्यक्तिगत, वास्तविक और नाम मात्र। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि परंपरागत पद्धति के अनुसार खातों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। क्लियर? चलो नेक्स्ट है, नाम मात्र के खाते का संबंध होता है। तो अभी मैंने बताया व्यक्तिगत, वास्तविक और नाम मात्र। व्यक्तिगत मतलब व्यक्ति से रिलेटेड, फिर वास्तविक मतलब संपत्तियों से रिलेटेड, और क्रय विक्रय माल से रिलेटेड, और नाम मात्र का मतलब होता है व्यय और आय से रिलेटेड। तो नाम मात्र के खाते का संबंध होता है। अब ये देनदार और लेनदार, अब इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पर। तो इसके माध्यम से हम बहुत सारी बातें समझ जाएंगे। देनदार और लेनदार मतलब ये कौन सा हो गया? ये व्यक्तिगत में आ गया, ठीक है। संपत्ति और दायित्व ये किस में आ गया? ये आ गया वास्तविक में आ गया। फिर पूंजी और आहरण ये भी आ गया किसमें? व्यक्तिगत में आ गया। अब ये बचा हमारा कौन सा? ये आता है नाम मात्र में। तो नाम मात्र के खाते का संबंध होता है किससे? आय और व्यय से होता है। क्लियर? अगला है नकल बही में लेखा किस पुस्तक से लिखा जाता है? नकल बही। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नकल बही सर किसको बोलते हैं। तो नकल बही के अलग अलग नाम हैं। इस नकल बही को ही हम जर्नल बोलते हैं,
ठीक है, इस नकल बही को ही हम रोजनामचा बोलते हैं। इस नकल बही को ही हम प्रारंभिक लेखे की पुस्तक बोलते हैं, प्रारंभिक लेखे की पुस्तक। ठीक है, तो जो नकल बही में लेखा किस पुस्तक के आधार पर किया जाता है? तो जो नकल बही मतलब जर्नल, जर्नल में सबसे पहले एंट्री होती है। तो जर्नल में एंट्री करने के लिए क्या आधार होता है? तो व्यापारी दिन भर में 10 व्यवहार करता है, 20 व्यवहार करता है, 50 व्यवहार करता है। उन व्यवहारों को शाम के समय जर्नल में लिखा जाता है, क्योंकि उसी समय तुरंत तो नहीं लिख सकता। तो जो 50 व्यवहार दिन भर में किए, 10 व्यवहार किए, उन व्यवहारों को याद रखने के लिए वो एक कच्ची बही में लिख लेता है। और उस कच्ची बही को ही हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं स्मारक पुस्तक या स्मरण बही। उसे हम क्या बोलते हैं? स्मारक पुस्तक या स्मरण बही या मेमोरेंडम बुक, अंग्रेजी में बोलते हैं मेमोरेंडम बुक। वो एक रफ कॉपी जैसा रहता है जिसमें वो व्यवहारों को नोट करते जाता है। शाम के समय फिर उसको रोकड़ जो जर्नल एंट्री होती है उस जर्नल की पुस्तक में, जिसको हम नकल बही बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं, रोजनामचा बोलते हैं, उसमें व्यवस्थित तरीके से लिख लेता है। तो नकल बही में लेखा किस पुस्तक से किया जाता है? स्मारक पुस्तक से। आगे चलेंगे हम। माल दान में देने पर क्रेडिट किया जाता है। भाई जब भी आप माल दान में दोगे, माल आग से नष्ट हो गया है ना, माल का आहरण किया, माल दान में दिया, माल नमूने के रूप में दिया, या माल की चोरी हो गई, किसी भी प्रकार से माल यदि नुकसान हो रहा है या माल कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्रय खाता क्या होता है? क्रेडिट किया जाता है। तो माल दान में देने पर क्रेडिट किया जाएगा, तो कौन सा खाता क्रेडिट किया जाएगा? क्रय खाता क्रेडिट किया जाएगा। मतलब दान खाता डेबिट, क्रय खाते से। जब माल खरीदा जाता है तो क्रय खाता डेबिट होता है, मतलब माल बढ़ रहा है और उस खरीदे हुए माल में से आपने दान दे दिया, आपने किसी को सैंपल के रूप में दे दिया, माल उसमें से चोरी चला गया, माल नष्ट हो गया, माल की आग से हानि हो गई, तो ये आपने बेचा नहीं है, खरीदे हुए माल में से ये कम हो गया, और इसलिए जब खरीदा जाता है तो क्रय खाता डेबिट होता है, और माल जब कम होता है तो इसलिए क्रय खाता क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो यहाँ दान में देने से माल आपका खरीदा हुआ माल कम हो गया, खरीदने पर डेबिट और कम होने पर क्रेडिट, इसलिए क्रय खाता यहाँ पर क्या होगा? क्रेडिट होता है। तो सी आ गया आंसर। फिर है व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए उधार ली गई रकम से क्रेडिट किया जाएगा। भाई आपके पास पैसा है, रोकड़ है, और उससे आप व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं, तो रोकड़ खाता डेबिट पूंजी खाते से। लेकिन आपने लोन लिया, उधार पैसा लिया, और उससे यदि आप व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं तो पैसा तो आ रहा है रोकड़ के रूप में, तो रोकड़ खाता डेबिट होगा। लेकिन यहाँ पर वो पूंजी नहीं है, वो क्या है? वो लोन है, वो ऋण है, और इसलिए व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए उधार ली गई रकम से क्रेडिट किया जाएगा, ऋण खाता क्रेडिट किया जाएगा। रोकड़ खाता डेबिट, ऋण खाते से। अगला क्वेश्चन है हमारा, खाता जो व्यापार के स्वामी का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपको पता होना चाहिए दो प्रकार के खाते हैं जो कि व्यापार के स्वामी का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक पूंजी खाता और दूसरा आहरण खाता। ये व्यक्तिगत खाते होते हैं, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते होते हैं। मतलब ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? ये व्यापार के स्वामी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्योंकि पूंजी लगाने वाला भी मालिक और आहरण करने वाला भी मालिक होता है, और ये मालिक का नाम नहीं लिखा जाता है, और उसका नाम, उसके नाम पर ये खाते चलते हैं, पूंजी खाता और आहरण खाता, और इसलिए व्यापार के स्वामी का प्रतिनिधित्व करता है पूंजी खाता। फिर है माल खाते का शेष अंतरित किया जाता है। फिर माल खाता, अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो माल खाता होता है इसको कितने भागों में बांटा जाता है। तो माल खाता जो होता है उसको करीब 5 भागों में बांटा गया है। माल मतलब आप जिस वस्तु का व्यापार कर रहे हैं उसे माल कहते हैं। तो व्यापारी माल खरीदेगा, खरीदा हुआ माल बेचेगा, खरीदे हुए माल में से कुछ माल वापस करेगा, बेचे हुए माल में से कुछ माल वापस आएगा, और वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक स्टॉक होगा, और वर्ष के अंत में वही क्या बन जाएगा? अंतिम स्टॉक बन जाएगा। इस प्रकार से आपका जो माल खाता है
वो 5 भागों में बटा हुआ है, क्रय विक्रय, क्रय वापसी और स्टॉक। और इसीलिए जो माल खाते का जो शेष है, ये समस्त, आप देखो ये समस्त व्यवहारों को आप कहाँ पर लिखते हो, क्रय खाते का शेष, विक्रय खाते का शेष, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, स्टॉक, इन सभी को हम कहाँ पर ले जाते हैं, जब हम अंतिम खाते बनाते हैं तो अंतिम खातों में व्यापार खाता, लाभ हानि खाता। तो आप इन सभी को देखो कि इन्हें हम कहाँ लिखते हैं, तो इन्हें हम कहाँ पर लिखते हैं, तो माल खाते का जो शेष है वो कौन से खाते में अंतरित किया जाता है, व्यापार खाते में ट्रांसफर किया जाता है। ये सब व्यापार खाते में लिखी जाने वाली मदें हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। खातों का शेष निकाला जाता है, भाई कोई सा भी जो खाता होता है उस खाते का शेष कब निकाला जाता है, तो अंतिम खाते कब बनाए जाते हैं, वर्ष के अंत में। और वर्ष के अंत में ही इन खातों को क्या निकाला जाता है, शेष निकाला जाता है। शेष निकाल के तलपट और तलपट से अंतिम खाते बनाए जाते हैं। आगे चलेंगे हम। सभी नाम मात्र खाते बंद किए जाते हैं, तो जितने भी प्रकार के जो नाम मात्र खाते हैं उसको बंद कर देंगे। बंद करना मतलब उसका शेष निकाल करके उसको कहीं पर हस्तांतरित कर देना, उसको कहा जाता है बंद करना। तो जैसे अब अभी हमने देखा कि माल खातों का जो शेष है वो कहाँ हस्तांतरित किया जाता है, व्यापार खाते में। ऐसे नाम मात्र मतलब आय और व्यय, वेतन है, कमीशन, किराया, मजदूरी, भाड़ा, विज्ञापन, ये जितने भी व्यय होते हैं, इन व्ययों, ये नाम मात्र के खाते होते हैं। इन खातों का जो भी बैलेंस होता है उस बैलेंस को हम कहाँ पर हस्तांतरित कर देते हैं, इसे हम हस्तांतरित करते हैं व्यापार एवं लाभ हानि खाते में। व्यापार और लाभ हानि में हम लिखते हैं, व्यापार खाते में प्रत्यक्ष व्यय लिखते हैं और लाभ हानि खाते में अप्रत्यक्ष व्यय लिखते हैं। तो जितने भी नाम मात्र के खाते होते हैं उन खातों का जो शेष होता है व्यापार लाभ हानि में हम हस्तांतरित करके इन खातों को क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो व्यापार और लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करके। निम्न में से कौन से खाते का क्रेडिट शेष होता है। अब हमें सभी को मालूम है कि जो खाते होते हैं, जैसे एक होता है माल खाते जिसे होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसे संपत्ति। तो जितनी भी संपत्तियां होती है उन संपत्ति खातों का शेष डेबिट होता है, ठीक है। जो दायित्व होते हैं उन दायित्वों का शेष हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। इसी प्रकार से जितने भी व्यय होते हैं उनका डेबिट शेष होता है। जितने भी जो आय है उनका शेष क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ये जो 4 चीजें हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। संपत्ति का शेष डेबिट हमेशा, दायित्व का शेष हमेशा क्रेडिट, व्यय का शेष हमेशा डेबिट और आय का शेष हमेशा क्रेडिट। तो निम्न में से कौन से खाते का शेष क्रेडिट होता है, तो भूमि खाता ये संपत्ति है और संपत्ति का शेष हमेशा डेबिट मिलेगा। फिर भवन ये भी संपत्ति, इसका शेष भी डेबिट होगा। रोकड़ ये भी संपत्ति, इसका शेष भी क्या होगा, डेबिट होगा। बचा पूंजी खाता। पूंजी खाता जब भी हम, जैसे उसने रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया तो क्या जनरल प्रविष्टि कर दे, रोकड़ खाता डेबिट पूंजी खाते से। तो पूंजी खाता एक दायित्व पक्ष में लिखा जाता है और दायित्व के शेष क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो इसका शेष क्या होगा, क्रेडिट होता है। क्लियर। फिर है रिक्त स्थान पर आ जाते हैं, ठीक है। तो रिक्त स्थान में सबसे पहला रिक्त स्थान हमारे सामने दिया गया है कि डेबिट प्रमाणक व्यवसाय द्वारा किए गए खाली स्थान के लिए बनाया जाता है। फिर डेबिट वाउचर, तो डेबिट वाउचर नगद भुगतान जब भी किया जाता है तो उसके लिए डेबिट वाउचर बनता है, नगद भुगतान के लिए, ठीक। फिर है, अब देखिए यहाँ पर वाउचर जो होते हैं प्रमाणक है ना, तो प्रमाणक 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रोकड़ प्रमाणक जिनको हम बोलते हैं कैश वाउचर, और एक होते हैं गैर रोकड़ प्रमाणक, गैर रोकड़ प्रमाणक, नॉन कैश वाउचर। अब जो रोकड़ प्रमाणक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं डेबिट वाउचर और दूसरे होते हैं क्रेडिट वाउचर, ठीक है। तो जो डेबिट वाउचर होते हैं ये नगद भुगतान, जब भी आप कोई नगद भुगतान करेंगे उसके लिए डेबिट वाउचर का उपयोग किया जाता है, और जब आप कोई नगद प्राप्ति करेंगे तो उसके लिए क्रेडिट वाउचर का उपयोग होता है। और जितने भी उधार व्यवहार होते हैं, उधार व्यवहार के लिए गैर रोकड़ व्यवहार प्रमाणक बनाए जाते हैं। तो नगद भुगतान के लिए डेबिट प्रमाणक का उपयोग किया जाता है।
फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो ये नगद भुगतान हो गया, ठीक है, नगद भुगतान। आधुनिक पद्धति के अनुसार खातों को कितने भागों में बांटा गया है? 5। अभी मैंने बताया था, तो परंपरागत पद्धति के अनुसार खातों को 3 भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत, वास्तविक और नाम मात्र। और आधुनिक पद्धति के अनुसार खातों को 5 भागों में बांटा गया है, संपत्ति, दायित्व, आय, व्यय, पूंजी, संपत्ति, दायित्व, आय, व्यय, पूंजी, और इस प्रकार से 5 भाग मैंने बताए थे, ठीक है। अब पूंजी प्लस दायित्व बराबर क्या आएगा? संपत्ति। ये समीकरण हो गया। व्यापार में लाभ होने पर, जब भी व्यापार में लाभ होगा तो उससे पूंजी क्या होगी? बढ़ेगी। व्यापारी द्वारा आहरण करने पर पूंजी में क्या होगी? कमी होगी। भाई लाभ से पूंजी बढ़ती है और हानि से पूंजी कम होती, आहरण से भी पूंजी कम होती। दायित्व में वृद्धि का लेखा खालिस्तान पक्ष में किया जाता है। भाई संपत्ति में वृद्धि है ना, संपत्ति में वृद्धि, तो उसे हम डेबिट में लिखते हैं। इसी प्रकार से जो दायित्व में वृद्धि, तो उसको लिखा जाता है क्रेडिट पक्ष में। अपोजिट चलता है, संपत्ति में वृद्धि डेबिट, तो दायित्व में वृद्धि क्रेडिट। तो दायित्व में वृद्धि का लेखा किधर लिखा जाता है? क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। क्लियर? जो 5 प्रकार के खाते होते हैं ना, संपत्ति, दायित्व, पूंजी, 3 ये हो गए, फिर आय और व्यय, ये जो 5 प्रकार के 5 वर्गों में बांटा गया है, तो ये 5 प्रकार के खाते हो गए। तो पूंजी में जब भी वृद्धि होगी तो क्रेडिट, आय में जब वृद्धि होगी, व्यय में वृद्धि होगी तो डेबिट, और आय में वृद्धि होगी तो क्रेडिट। व्यय जब होता है व्यय खाते डेबिट होते हैं, आय आती है तो क्रेडिट, पूंजी में वृद्धि होगी तो क्रेडिट, दायित्व में वृद्धि होगी तो क्रेडिट, संपत्ति में वृद्धि होगी तो डेबिट। ये याद रखना पड़ेगा। तो दायित्व में वृद्धि का लेखा क्रेडिट पक्ष में होता है। आगे चलेंगे हम फिर। खालिस्तान प्रारंभिक लेखांकन की पुस्तक है, तो आप इसको लिख सकते हो नकल बही भी लिख सकते हो, जर्नल भी लिख सकते हो, रोजना मचा भी लिख सकते हो। व्ययों के भुगतान से पूंजी में कमी होती है। जब भी आप कोई व्यय का भुगतान करेंगे तो उससे पूंजी में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। फिर दायित्व खातों का शेष, अभी हमने देखा था कि दायित्वों का जो शेष होता है वो हमेशा जमा शेष होता है, क्रेडिट होता है। संपत्ति खातों का शेष हमेशा नाम होता है, मतलब डेबिट शेष होता है। नकल बही के आधार पर खालिस्तान में लेखा किया जाता है। नकल बही के आधार पर खाता बही में लेखा होता है। तो खाता बही में हम लेखा, नकल बही मतलब जर्नल के आधार पर करते हैं। खालिस्तान खाते का शेष डेबिट या क्रेडिट हो सकता है। कौन से खाते का शेष? नाम मात्र के खाते का। नाम मात्र खाते का शेष डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, ठीक है। जितने भी आय और व्यय के हैं वो डेबिट भी हो सकते हैं, क्रेडिट भी हो सकते हैं। खाता बही में सौदों की खालिस्तान नहीं लिखी जाती। सौदों की व्याख्या, जब हम नकल बही करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं, उसमें व्याख्या लिखते हैं, समरी, लेकिन खाता बही में समरी नहीं लिखी जाती। खाता बही खालिस्तान की पुस्तक है, तो खाता बही वर्गीकरण की पुस्तक है। वर्गीकरण, तो नकल प्रविष्टि अभिलेखन, जो जर्नल प्रविष्टि वो उसमें खातों को लिखा जाता है, अभिलेखित किया जाता है। खाता बही में वर्गीकरण किया जाता है, अभिलेखन, वर्गीकरण, और बाद में अंतिम खाते सारांश बनाना होता है। तो खाता बही वर्गीकरण की पुस्तक है। क्लासिफिकेशन मतलब खाता बही में हर एक खाते को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। जितने भी व्यवहार है उनको उनकी प्रकृति के अनुसार अलग अलग खातों में एंट्री की जाती है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। संपत्ति वाले अलग, दायित्व मतलब व्यक्तिगत खाते अलग, वास्तविक खाते अलग, नाम मात्र के खाते, ये क्लासिफिकेशन हो गया। मतलब उनकी प्रकृति के अनुसार अलग अलग खाते खोले जाते हैं, तो ये वर्गीकरण कहलाता है। बही जिसमें समस्त खाते रखे जाते हैं क्या कहलाती है? खाता बही, है ना, जिसमें सारे खाते खोले जाते हैं। अब हम चलते हैं सही जोड़ी की तरफ। तो सही जोड़ी में पहले तो हम पहले वाली जो सही जोड़ी देख लेते हैं। तो प्रमाणक ये यहां तक का आएगा, ठीक है। प्रमाणक, प्रमाणक का संबंध किससे होता है? प्रमाणक मतलब इसमें कैसे होते हैं? लिखित प्रलेख होते हैं।
प्रमाणक कैसे होते हैं? प्रमाणक मतलब लिखित प्रलेख, प्रलेख मतलब वाउचर। फिर गैर रोकड़ सौदे, गैर रोकड़ सौदे मतलब मैंने बताया था कि जितने भी गैर रोकड़ सौदे हैं उनका संबंध किससे होता है? हस्तांतरण प्रमाणक, मतलब ये जो उधार गैर रोकड़ प्रमाणक जो होते हैं वो कहलाते हैं। गैर रोकड़ प्रमाणक को ही हस्तांतरण प्रमाणक बोलते हैं और उनका संबंध होता है गैर रोकड़ से। नगद भुगतान के लिए कौन सा वाउचर बनाते हैं? अभी बताया था डेबिट प्रमाणक बनाते हैं। और नगद प्राप्ति के लिए क्रेडिट प्रमाणक, नगद प्राप्ति के लिए क्रेडिट प्रमाणक, ये आ गया। ठीक है। फिर है प्रारंभिक लेखे की पुस्तक नकल बही। भाई नकल बही है ना, जर्नल, नकल बही, इसे हम बोलते हैं, जर्नल भी बोलते हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, रोजनामचा, ये सब इनके नाम है। जर्नल बोलो, नकल बही बोलो, रोजनामचा बोलो, सब यही है। वर्गीकरण की पुस्तक, अभी मैंने बताया वर्गीकरण की पुस्तक कौन सी है? खाता बही, ये वर्गीकरण की पुस्तक है, अभी रिक्त स्थान में आया था। आगे हम बढ़ेंगे, अगली जो सही जोड़ी है वो हमारी यहां तक की है, यहां से ये बीच वाली। ठीक है। अब सबसे पहले सौदों का संक्षिप्त विवरण किस में लिखते हैं? उसे हम बोलते हैं व्याख्या। ये जो भी व्यापारी जो व्यवहार करता है उसको हम जर्नल में लिखते हैं, और उसके जो संक्षिप्त विवरण जो समरी है वो उसको हम क्या बोलते हैं? व्याख्या। व्यक्तिगत खाता कौन सा है? किसी व्यक्ति का खाता, मतलब ये जो आहरण खाता है ये व्यापार के जो मालिक है उसको प्रतिनिधित्व करता है, और ये एक व्यक्तिगत खाता है। वास्तविक खाते में रोकड़ खाता, ये एक वास्तविक खाता है। नाम मात्र का खाता, वेतन, व्यय और आय जितने भी नाम मात्र के खाते में आते हैं तो वेतन खाता नाम मात्र का खाता है। स्मरण पुस्तिका, स्मरण पुस्तिका मतलब अभी मैंने बताया था कि रोकड़ जो जर्नल है या नकल बही में लेखक किस किस पुस्तक से किया जाता है, तो स्मरण पुस्तिका मतलब जिसे हम बोलते हैं कच्ची बही। ठीक है। और मूल प्रलेख, तो बीजक और जो बिल होते हैं ये कहलाते हैं मूल प्रलेख। व्यापारी जब भी कोई लेन देन करता है, लेन देन के समय जो कागजों का लेन देन होता है वो सब मूल प्रलेख कहलाते हैं, और वही कहलाते हैं बीजक है, बिल है, ये सब मूल प्रलेख कहलाते हैं। क्लियर? इसके बाद भी यदि किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये वाला पॉइंट समझा दीजिए, तो हम उसको बाद में रिपीट कर देंगे। ये वाली सही जोड़ी देख लेते हैं। अमूर्त वास्तविक खाता। भाई अमूर्त, भाई वास्तविक खाता मतलब संपत्ति से रिलेटेड, और अमूर्त मतलब अमूर्त क्या होगा? ख्याति। ख्याति एक स्थायी संपत्ति है और संपत्ति वास्तविक खाता होता है, और ये दिखाई नहीं देती है ना, इसलिए अमूर्त वास्तविक खाता हो गया। वास्तविक खाता संपत्ति लेकिन मूर्त मतलब जो ऐसी संपत्ति जो दिखाई देती है, तो भवन, ये हो गया मूर्त वास्तविक खाता हो गया। कृत्रिम व्यक्तिगत खाता जो बनाया गया है, और प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता तो ये अदत्त वेतन खाते को हम प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता बोलते हैं। और ये बैंक का खाता ये कृत्रिम है, ये भी ये व्यक्ति का ही खाता है, मालिक का खाता है, लेकिन कैसा है? कृत्रिम, हमने बनाया हुआ है। क्लियर? अब चलते हम सत्य सत्य की तरफ। ठीक है। सबसे पहला ट्रू और फॉल्स में मूल प्रलेख के आधार पर प्रमाणक तैयार किए जाते, बिल्कुल राइट है। मूल प्रलेख, मूल प्रलेख मतलब व्यापारी के द्वारा जब भी कोई लेन देन होता है, लेन देन के समय ही जो कागजों का लेन देन होता है, जैसे मैंने बताया था कि आपने पुस्तक खरीदी और उस पैसा दिया, उसके बदले आपको जो बिल दिया वो कहलाता है मूल प्रलेख। अब उस मूल प्रलेख जो अकाउंटेंट होता है वो सारे मूल प्रलेख इकट्ठे करता है और उन मूल प्रलेखों के आधार पर वाउचर बनाता है। वाउचर मतलब डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, फिर नॉन कैश वाउचर, हस्तांतरण प्रमाणक जिसको बोलते हैं, वो इन प्रलेखों के आधार पर बनाता है। तो मूल प्रलेख के आधार पर वाउचर बनाए जाते हैं, तो ये सही है। फिर क्रय वापसी पर जमा पत्रक बनाया जाता है, नहीं, गलत है। क्रय वापसी पर डेबिट नोट बनता है, क्रेडिट नोट नहीं बनता। फिर नगद क्रय के लिए बीजक बनाया जाता है, गलत है। भाई नगद क्रय पर नहीं, उधार क्रय पर बीजक बनता है। बीजक, बीजक शब्द आ गया मतलब उधार, जब भी क्रय विक्रय होगा तो बीजक बनता है। जमा की पर्ची मूल प्रलेख है, बिल्कुल सही है। आप बैंक में गए, आपको आपके खाते में पैसा जमा करना है, तो कौन सी पर्ची भरोगे? जमा की पर्ची, और उस जमा की पर्ची जो है वो मूल प्रलेख है, ओरिजिनल प्रमाणक है।
फिर है प्रमाणकों का लिखित होना आवश्यक नहीं है, ये गलत है। भाई प्रमाणक तो हमेशा लिखित होते हैं, लिखित साक्ष्य है। आप कोई ओरल किसी को भी बिल रसीद मौखिक थोड़े ना देते हो, लिखित में देते हो। प्रत्येक लेन देन का लिखित प्रमाण होना चाहिए, बिल्कुल राइट है। जो भी लेन देन होता है उसका एक लिखित प्रमाण होना चाहिए। नगद लेन देन के लिए हस्तांतरण प्रमाणक बनाया जाता है, गलत। भाई नगद लेन देन के लिए डेबिट या क्रेडिट वाउचर बनता है। डेबिट प्रमाणक, क्रेडिट प्रमाणक नगद लेन देन के लिए बनते, हस्तांतरण प्रमाणक उधार लेन देन के लिए बनता है, इसलिए गलत हो गया। प्रत्येक नकल प्रविष्टि के लिए व्याख्या जरूरी है। प्रत्येक नकल प्रविष्टि मतलब प्रत्येक जर्नल प्रविष्टि के लिए व्याख्या जरूरी है, बिल्कुल सही है। हर एक जर्नल प्रविष्टि के नीचे हम समरी लिखते हैं, व्याख्या लिखते हैं। नकल बही का पृष्ठांक स्तंभ खतौनी के समय भरा जाता है, ये भी सही है। भाई नकल बही मतलब जर्नल, और जर्नल में पृष्ठांकन मतलब खाता पृष्ठ। ये खाता पृष्ठ जर्नल में जब भी हम वो खाता पृष्ठ जो LF जो बनाते हैं वो खाली रहता है। वो कब भरा जाता है? जब हम खाता बही में खतौनी करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, खाता बही में अलग अलग खाते खोलते हैं। तो खाता बही के कौन से पेज पर हमने वो खाता खोला, वो पेज संख्या वहां लिखी जाती है। तो खतौनी करते समय ये पृष्ठांकन भरा जाता है, ये बिल्कुल राइट ही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। विक्रय वापसी पर लेनदार खाता क्रेडिट किया जाता है। तो आपने विक्रय किया तो देनदार का खाता डेबिट हुआ, और विक्रय वापसी होगा तो देनदार का ही खाता क्रेडिट होगा। तो यहां लेनदार बोला जा रहा है और इसलिए क्या हो जाएगा? गलत। व्यक्तिगत खाते का डेबिट शेष देनदार कहलाते हैं, ये राइट है। ये व्यक्तिगत खाते का डेबिट शेष, जैसे आपने ए को माल बेचा तो ए डेबिट विक्रय खाते से, तो ए को माल बेचा है, उधार बेचा है, तो वो आपका देनदार हुआ। तो व्यक्तिगत खाते का जो डेबिट शेष है मतलब वो आपका क्या है? देनदार है। खाता बही को वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है, ये गलत हो गया। एक खाता बही ये तो एक अपनी दोहरा लेखा प्रणाली की पुस्तक है, वर्गीकरण करने वाली पुस्तक है, और इसको कानूनी मान्यता प्राप्त है, और ये बोला नहीं है, इसलिए गलत हो गया। नाम मात्र के खातों का शेष अगले वर्ष आगे लाया जाता है। तो अभी हमने देखा था कि नाम मात्र का खाता मतलब आय व्यय के जितने भी खातों का जो शेष होता है उनको हम कहां पर ले जाते हैं? व्यापार और लाभ हानि में ले जाते हैं, और वो खाते क्लोज हो जाते हैं, अगले वर्ष नहीं जाते हो। तो ये बोलते हैं कि अगले वर्ष आगे लाया जाता है, गलत है। बैंक खाता एक वास्तविक खाता है। तो बैंक खाता एक प्रकार का व्यक्तिगत खाता होता है, और इसलिए ये गलत हो गया। फिर एक खाता बही में व्याख्या की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सही है। एक खाता बही में हम व्याख्या नहीं लिखते, व्याख्या कहाँ लिखते हैं? नकल बही में लिखते हैं, जर्नल में लिखते हैं, खाता बही में नहीं लिखते। अब यहाँ आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि सर बैंक खाता, रोकड़ खाता एक वास्तविक खाता है, बैंक खाता एक व्यक्तिगत खाता है। कौन सा? कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। क्यों? जैसे आपका बैंक में अकाउंट है तो वो किसके नाम का है? आपके नाम का है, और इसलिए एक व्यक्ति के नाम का खाता हो गया ना, इसलिए वो व्यक्तिगत खाता हो गया वो। एक शब्द में चलते हम। नाम पत्रक या डेबिट नोट कौन बनाता है? तो डेबिट नोट कौन बनाता है? क्रेता बनाता है। कैसे? एक क्रय वापसी, खरीदा हुआ माल आप वापस कर रहे हैं तो क्रेता उसको बनाता है। फिर मुख्य रूप से प्रमाणक कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रमाणक दो प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था, एक रोकड़ प्रमाणक और दूसरा गैर रोकड़ प्रमाणक। फिर लेखांकन समीकरण किस अवधारणा पर आधारित है? तो लेखांकन सिद्धांतों में हमने पढ़ा था एक अवधारणा, द्विपक्षीय अवधारणा। द्विपक्षीय अवधारणा जिसको हम बोलते हैं दोहरा लेखा सिद्धांत। द्विपक्षीय अवधारणा मतलब प्रत्येक व्यवहार का लेखा दो पक्षों को प्रभावित करता है। फिर है कौन सी पद्धति से खातों को 5 भागों में बांटा गया है? तो आधुनिक पद्धति। तो परंपरागत पद्धति में तो खातों को 3 भागों में बांटा गया है, और आधुनिक पद्धति में खातों को 5 भागों में बांटा गया है। संपत्ति में वृद्धि का लेखा किस पक्ष में किया जाएगा? डेबिट में। जब भी संपत्ति में वृद्धि होगी, जैसे आपने मशीन खरीदी तो मशीन खाता डेबिट, तो संपत्ति में वृद्धि का लेखा डेबिट में होगा।
दायित्व में कमी का लेखा किस पक्ष में होगा, वो भी डेबिट में होगा। तो दायित्व में वृद्धि होगी तो क्रेडिट, लेकिन दायित्व में कमी होगी तो डेबिट। नगद बट्टा कब दिया जाता है? नगद भुगतान के समय। जब भी कोई नगद भुगतान करेगा उसको उस समय नगद बट्टा दिया जाता है, कैश डिस्काउंट। माल दान में देने पर कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा? दान खाता। ठीक है, जब भी माल दान में दिया जाए, फिर नमूने के रूप में दिया जाए, तो उस समय दान खाता डेबिट, क्रय खाते से, ऐसा। तो दान खाता डेबिट होगा। नकल बही के प्रारूप में कितने खाने होते हैं? एक दिनांक का, एक विवरण का, एक एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। 1 2 3 4 5, मतलब 5 कॉलम हो गए। रोकड़ बैंक में जमा करने पर कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा? बैंक में आपने पैसा जमा किया, बैंक खाता डेबिट, तो कौन सा खाता? बैंक खाता डेबिट होगा। माल उधार क्रय करने पर कौन सा खाता क्रेडिट किया जाएगा? माल उधार क्रय किया तो क्रय करने पर माल तो आएगा, क्रय खाता डेबिट, और आपने जिससे उधार खरीदा वो कौन होगा? लेनदार होगा आपका, तो लेनदार खाता। ठीक है, तो कौन सा खाता क्रेडिट होगा? लेनदार का खाता क्रेडिट होगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं। संपत्ति बेचने पर कौन सा खाता क्रेडिट किया जाएगा? भाई जब संपत्ति खरीदी जाती है तो डेबिट और बेची जाती है तो क्रेडिट। तो संपत्ति बेचने पर संपत्ति खाता क्रेडिट होगा। खाते के कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं, एक डेबिट पक्ष और दूसरा क्रेडिट पक्ष। परंपरागत वर्गीकरण में खाते कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के खाते होते हैं, व्यक्तिगत, वास्तविक और नाम मात्र। खाता बही में लेन देनों को लिखना क्या कहलाता है? खतौनी। भाई खाता बही में हम जर्नल से, नकल बही से खाता बही में हम एंट्री करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? खतौनी बोलते हैं। पोस्टिंग करना, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? पोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे बहुत ही शॉर्ट, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो हमने देखे। विकल्प है, रिक्त स्थान है, सही जोड़ी है, सत्य सत्य है, एक वाक्य वाले क्वेश्चन है, ये हमने देखे। अब अगली क्लास में फिर हम देखेंगे कौन से? यूनिट नंबर 4, इसी का लेन देनों का विलेखन भाग 2, उसके ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। इन वीडियोस को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए